हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने होली को एंजॉय करें और अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 2, क्लास 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज टॉपिक है हमारा इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इसमें आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब ईमेल। ईमेल क्या होता है, देखिए क्या है। ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। मतलब ईमेल किसी भी मैसेज को इंटरनेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करने और रिसीव करने की मेथड को हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नेटवर्क इंटरनेट सर्विस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली इंटरनेट सर्विस है। इट लेट्स द यूज़र एक्सचेंज मैसेज विद एनी नंबर ऑफ यूज़र्स वर्ल्ड वाइड विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। इसमें हम एक साथ कितने भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं और इसमें हम बिना कोई खर्च किए मैसेज को पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हम सेंड कर सकते हैं। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी के जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है इसमें एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले नो स्टेशनरी यूज़, हमें कोई भी इसमें स्टेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनएक्सपेंसिव, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं करना होता है। फास्ट होता है, कुछ ही सेकंड्स में आपका एक मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड हो जाता है। इमीडिएट फीडबैक, हमको तुरंत ही उसका फीडबैक भी मिल जाता है कि हमारा मैसेज सेंड हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तुरंत हमें उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। रिकॉर्ड्स ऑफ मेल्स मेंटेन, हमारे जितने भी मेल्स होते हैं, चाहे हमने सेंड किए हों चाहे हमारे इनबॉक्स में रिसीव हुए हों, उन सभी मेल्स का हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, वो मेंटेन रहता है। अटैचमेंट्स एंड मल्टीमीडिया सपोर्ट, और हमारे जो ईमेल्स होते हैं वो अटैचमेंट को सपोर्ट करते हैं और मल्टीमीडिया कंटेंट को भी सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स हम अपने ईमेल में कोई भी, है ना, किसी भी तरह का वीडियो, ऑडियो या फिर फाइल, पीडीएफ फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट या फिर एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हम उसमें सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। हमारे ईमेल के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। इसके लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए एज अ हार्डवेयर और आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर, तभी आप अपने ईमेल अकाउंट में या फिर कोई ईमेल का कोई भी एक एप्लीकेशन जिससे आप चाहें, और आपका आउटलुक वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बेसिक टेक्निकल नॉलेज नेसेसरी, आपको ईमेल का यूज़ करने का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको कंप्यूटर यूज़ करने की नॉलेज होनी चाहिए। अल्ट्रेशन ऑफ मैसेज फॉर्मेट्स, मैसेज के फॉर्मेट को अल्टर करने का, मतलब चेंज करने का आपको तरीका, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि ईमेल्स को हम किस तरीके से लिखते हैं। स्पैम मेल्स, इसमें स्पैम मेल्स हमको बहुत रिसीव होते हैं। स्पैम मेल्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, है ना, जो अनवांटेड मेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पैम मेल्स। ओके, जो अनवांटेड मेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनमें ईमेल्स स्पैम मेल्स, जो हमारे कंप्यूटर में बिना किसी ज़रूरत के हमारे ईमेल आईडी पर वो रिसीव हो जाते हैं। आपने स्पैम कॉल्स भी सुना होगा, जो अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स आते हैं, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट है वायरस अटैक। इस ईमेल से में वायरस अटैक का भी बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि जो मेल्स हमको रिसीव होते हैं, स्पैम मेल्स होते हैं, या फिर कोई रियल या ओरिजिनल मेल लगने वाला जो मेल्स होता है वो एक्चुअल में एक हार्मफुल ईमेल्स भी हो सकता है हमारे कंप्यूटर के लिए। उसमें वायरस का कोई भी एक फ़ाइल अटैच हो सकता है उसके साथ। तो ऐसे अननेसेसरी या फिर जिस
जिसको भी आप नहीं पहचानते हैं उसे आप वहाँ से किसी भी अटैचमेंट को ओपन नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस। पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, ईमेल एड्रेस लिखने का तरीका क्या है कि यूज़र के साथ @ उसके बाद फिर डोमेन नेम फॉर होस्ट डॉट डोमेन एक्सटेंशन डॉट डोमेन, ये इसका सिंटेक्स होता है। जैसे एक ईमेल आईडी आपको यहाँ दी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल rahul123@gmail.com, है ना। जो भी ईमेल आईडी है वो इस तरीके से लिखी रहती है। कोई भी एक यूज़र नेम रहेगा आगे, बीच में फिर @ का साइन रहता है और फिर उसके बाद एक डोमेन नेम होता है। तो द फर्स्ट पार्ट इज़ द यूज़र आइडेंटिफिकेशन, दिस इज़ यूज़र नेम फॉलोड बाय द @ सिंबल से जो पहले लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं यूज़र नेम। द पार्ट दैट फॉलो @ is present the website's name, represent the website's name and then extension like .com .org etc. ठीक है। मतलब इसमें अगर हम बात करें तो rahul123 क्या है, rahul123 एक यूज़र नेम है, बीच में @ का साइन है और फिर उसके आगे लिखा हुआ है gmail.com। gmail.com क्या है, एक डोमेन नेम है। ठीक है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूज़र नेम और एक होता है डोमेन नेम। ठीक है। इसके बाद आता है CC एंड BCC, बहुत ही इम्पोर्टेंट है CC और BCC, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या होता है, देखिए जो दो तरीके का है। पहला है CC, दिस इज़ द वे ऑफ सेंडिंग एंड द सेम ईमेल टू मल्टीपल ईमेल आईडीज साइमल्टेनियसली। हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ही मेल को एक साथ कई सारे ईमेल आईडीज़ पर उसे हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हमारे को एक चॉइस मिलती है कि हम उन ईमेल आईडीज़ को CC में यूज़ कर सकते हैं या फिर BCC में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम यही समझेंगे CC और BCC होता क्या है। दिस मीन्स डैट, देखिए CC का मीन्स क्या होता है, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ मैसेज विल बी सेंड द ईमेल एड्रेस गिवन देयर and the recipient will receive it with the IDs of the all recipients। मतलब क्या है कि सेम मैसेज सभी ईमेल आईडी पर सभी ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा और जो रेसिपिएंट होगा वो अदर ईमेल आईडीज़ को भी देख पाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि ये जो मेल्स हैं वो इन सभी को भी रिसीव हुए हैं। लेकिन इसका ही जस्ट अपोजिट होता है BCC। इसमें क्या होता है, This is the way of sending the email to multiple email IDs without letting the recipient know about the other recipients। इसमें अदर रेसिपिएंट के बारे में पर्सन को नहीं बताया जाता है कि ये मेल किस किस पर्सन को सेंड किया गया है। लेकिन इस वाले अगर वो CC में ऐड किया गया है और तो वो जान पाएगा कि ये मेल मुझे रिसीव हुआ है और अदर किस किस पर्सन को रिसीव हुआ है। और अगर BCC में अगर ईमेल आईडीज़ को यूज़ किया गया है तो उसे नहीं पता चल पाएगा कि अदर रेसिपिएंट्स कौन कौन है जिसे ये सेम मेल रिसीव हुआ है। दिस मीन्स डैट द पर्सन रिसीव अ कॉपी ऑफ द मेल बट अदर विल नॉट नो हु एल्स हैड रिसीव इट। मतलब और दूसरे पर्सन को नहीं पता चलेगा कि ये किस किस पर्सन को रिसीव हुई है। ठीक है। इसके बाद डिलीटिंग ईमेल्स, अगर हमें किसी भी मेल्स को डिलीट करना है, क्योंकि हम अनवांटेड फाइल्स या मेल्स को अपने इनबॉक्स में नहीं रखते, क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि जो इनबॉक्स का साइज़ है वो लिमिटेड है ना, उसका जो साइज़ है वो लिमिटेड होता है। सो इट मेक्स सेंस टू रिमूव द ईमेल्स यू हैव ऑलरेडी रेड एंड डू नॉट नीड इन फ्यूचर। तो हमने जो मेल्स को पढ़ लिया है या फिर जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है आगे फ्यूचर में कभी भी, तो हम उसे क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के स्टेप्स बहुत ही सिंपल से हैं। क्या है, सबसे पहले एक चेक बॉक्स होता है, उस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, मैसेज के लेफ्ट साइड में होता है, उस पर आप क्लिक करोगे, उस पर ऐसे टिक का निशान आ जाता है ना, ऐसे ही चेक बॉक्स होता है, उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे टिक का निशान आ जाता है और उससे हम सीधे सिंपल सा डिलीट बटन का यूज़ करके उसको डिलीट कर देंगे। फिर जो भी मेल्स डिलीट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी,
जो भी मेल्स डिलीट होते हैं वो डिलीट होकर कहाँ स्टोर हो जाते हैं, ट्रेस में स्टोर हो जाते हैं, है ना। यू विल गेट अ कन्फर्मेशन मैसेज डेट द मैसेज हैज़ बीन डिलीटेड और सेंड टू ट्रेस। ट्रेस एक फोल्डर होता है जिसमें डिलीटेड मेल्स को स्टोर किया जाता है, और इसकी भी एक लिमिट होती है कि ये 30 डेज़ तक जो है केवल उसमें रहता है ट्रेस फोल्डर में। ट्रेस फोल्डर से फिर ये ऑटोमेटिक 30 डेज़ बाद रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी मेल जो हमने गलती से डिलीट कर दिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे आप 30 डेज़, है ना, तो उसे आप 30 डेज़ से पहले उसको आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने 30 डेज़ के बाद उसे रिकवर किया तो वो फिर वहाँ से डिलीट हो जाएगा परमानेंट, अब वो आपको फिर से रिसीव नहीं हो पाएगा। इसके बाद है रिप्लाइंग और फॉर्मेटिंग मेल्स। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसमें क्या होता है देखिए, रिप्लाई, किसी भी मेल का अगर रिप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, क्या होता है रिप्लाई करना, और एक होता है फॉरवर्ड। कोई भी मेल अगर आपको रिसीव हुआ है तो आप उसे किस तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हो, तो ये क्या होता है देखिए। रिप्लाई का मतलब क्या है, सबसे पहले रिप्लाई का पढ़ेंगे। इट विल्स ऑटोमेटिकली फिल द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर टू द टू सेक्शन। मतलब किसी भी मेल को, अगर आप किसी पर्सन से आपको मेल रिसीव हुआ है तो अगर उसे आप क्या कर रहे हैं कि रिप्लाई कर रहे हैं, उस मेल का रिप्लाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो सेंडर का ईमेल एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली 2 सेक्शन में स्टोर हो जाएगा, टाइप हो जाएगा, फिल हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू टाइप और रिमेंबर द ईमेल आईडीज द सेंड द मैसेज। आपको ईमेल आईडी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वहाँ पर रिप्लाई वाले से ऑटोमेटिक फिल हो जाता है 2 वाले सेक्शन में। फॉरवर्ड में क्या होता है, इट विल अलाउ you to pass on any message that you have received or the same other person without having to recreate the message। अगर आप किसी भी मैसेज को, जो आपको मैसेज रिसीव हुआ है, उसी को अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसको सीधे क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। जैसा आपने अभी देखा होगा आजकल व्हाट्सएप पर भी हम मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। एक किसी ग्रुप में मैसेज हमको रिसीव हुआ, उसको उठा के किसी दूसरे ग्रुप में हमने फॉरवर्ड कर दिया, तो सेम मैसेज हमको दोबारा से कुछ लिखना नहीं होता है, रिक्रिएट नहीं करना होता है। विदाउट हैविंग रिक्रिएट, हमको रिक्रिएट नहीं करना होता है, और ऑटोमेटिक सेम मैसेज जो है वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड हो जाता है। सेम यहाँ पर भी होता है कि जो आपने ईमेल आईडी पर, जो भी आपकी ईमेल आईडी पर मेल रिसीव हुआ है, उसे आप दूसरे पर्सन को बिना कुछ उसमें चेंज किए, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बिना उस पूरे मैसेज को दोबारा से बनाए आप पूरा का पूरा मैसेज सेंड कर सकते हैं। कुछ नोट दिया गया है नीचे, देखिए क्या है। डोंट फॉरगेट टू साइन आउट योर ईमेल अकाउंट। कभी भी अपने ईमेल अकाउंट को साइन आउट करना ना भूलें। इफ़ यू विल फाइंड द साइन आउट बटन ऑन द राइट हैंड ऑफ द टॉप कॉर्नर ऑफ द मेल बॉक्स विंडो। आपको साइन आउट बटन कहाँ मिल जाएगा, मेल बॉक्स विंडो के राइट में टॉप में आपको मिल जाता है, वहाँ से आप अपने अकाउंट को साइन आउट कर देंगे। इसके बाद है सर्च इंजन। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ स्टोर हाउस विद एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और कल भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो WWW है, वो काफ़ी लार्ज अमाउंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। सर्च इंजन इज़ अ टूल। ये सर्च इंजन क्या होता है, एक टूल है, डेट इज़ डिज़ाइन टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड्स ऑन द WWW। हम कुछ कीवर्ड्स, मतलब कुछ हम वर्ड्स टाइप करते हैं जो भी हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है, और वही सर्च इन्फॉर्मेशन जो है वो WWW में सर्च की आती है। वो सर्च कौन करता है, वो सर्च करता है सर्च इंजन, है ना। कुछ सर्च इंजन्स के नाम भी यहाँ दिए गए हैं। कौन कौन से हैं सर्च इंजन्स के नाम, देखिए। बिंग, गूगल, आस्क, याहू, MSN, ये सभी क्या हैं, सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। लेकिन वट गूगल टॉप्स और देम ऑल, इन सब में सबसे ऊपर की लेवल पर जो है वो क्या है, गूगल है। अच्छा, इसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फाइल ट्रांसफ़र का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या किसी नेटवर्क के थ्रू अगर आप कोई फ़ाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र, है ना, ट्रांसमिटिंग द फाइल। FTP इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जो फाइल को ट्रांसफ़र करता है किसी भी एक नेटवर्क के अंदर, है ना। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये किस पे बेस्ड होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल या आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड होता है। क्लाइंट, FTP क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर दैट रन्स
FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर, FTP क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है जो FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर को रन करता है। FTP सर्वर कंप्यूटर्स रन्स FTP सर्वर सॉफ्टवेयर। और जो FTP सर्वर होता है ना, ये हमने कल भी इसका प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं। तो क्लाइंट FTP क्लाइंट जो होता है वो FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर को रन करता है, और FTP सर्वर जो होता है वो FTP सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है अपने कंप्यूटर में, ठीक है। इसके बाद अपलोडिंग और डाउनलोडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी है, सभी जानते हैं इसको। देखिए क्या है अपलोडिंग डाउनलोडिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर टू सर्वर कंप्यूटर, मतलब क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर टू क्लाइंट कंप्यूटर, और सर्वर कंप्यूटर से क्लाइंट कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं, ठीक है। वेब सर्विसेज, कुछ यहाँ वेब सर्विसेज भी आपको दी हैं आपके सिलेबस में। उन वेब सर्विसेज से कहीं ना कुछ एक टॉपिक पूछ लिया जाता है। इंटरनेट चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप एडवर्टाइजिंग, ब्लॉग्स एंड ई रिजर्वेशंस, ठीक है। तो इनको भी हम देखते हैं वन बाय वन। इंटरनेट चैट, सबसे पहले क्या है इंटरनेट चैट है। चैटिंग इज़ अ कन्वर्सिंग विथ पीपल हु आर यूजिंग द इंटरनेट एट द सेम टाइम एज यू आर, मतलब चैटिंग क्या होता है, पीपल के साथ कम्युनिकेटिंग करना, कन्वर्सेशन करना सेम उसी टाइम पर जिस टाइम आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और वो भी उसी टाइम पर इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ ऑनलाइन टेक्सचुअल चैट, ये क्या होता है, एक ऑनलाइन टेक्सचुअल चैट होती है। दिस इज़ सिमिलर टू अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये बिल्कुल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की तरह होती है, बस इसमें क्या होता है कि जो मैसेज होते हैं वो टाइप किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट के फॉर्म में उसे हम टाइप करते हैं। This exchange of message is done by logging into any of other chatting sites and typing in the text message। इसमें हम मैसेज को एक दूसरे से, मतलब जो भी पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो मैसेज शेयर करते हैं, मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, और इसमें वो यूज़ करते हैं चैटिंग साइट्स का, चैटिंग वेबसाइट्स का, ठीक है। ऑन दीज साइट्स टिपिकली अ ग्रुप चैट कैन बी डन, जो साइट्स होती हैं उस पर हम कोई भी ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, है ना। कई सारे पीपल लोग आपस में एक ग्रुप बना के उसमें ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ द प्रोसेस वेयर 2 और मोर पीपल एट डिफरेंट लोकेशंस पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क टू ट्रांसमिट द ऑडियो एंड वीडियो डाटा अमंग ईच अदर, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पर बैठे पीपल, मतलब जो अलग अलग लोकेशंस पर हैं और उन्हें कोई मीटिंग करना है या कुछ आपस में बात करना है, तो 2 और मोर देन पीपल एट डिफरेंट लोकेशन, जो अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं वो सभी एक कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके एक दूसरे से वो ऑडियो वीडियो के थ्रू आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में दोनों सभी लोग कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए उन्हें कुछ स्पेशल चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। जैसे वीडियो इनपुट के लिए वेबकैम होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। वीडियो आउटपुट के लिए उनके पास मॉनिटर या प्रोजेक्टर होना चाहिए जिस पे वो सामने वाले पर्सन को देख सकते हैं। ऑडियो इनपुट के लिए माइक्रोफोन होना चाहिए, जैसे वो किसी भी चीज़ को बोलेंगे तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए उसके लिए। ऑडियो आउटपुट होना चाहिए, जैसे कि स्पीकर, जैसे अगर कोई सामने वाला पर्सन कुछ बोलता है तो उसको सुनने के लिए उनके पास स्पीकर होना चाहिए। डाटा ट्रांसफ़र होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और इसके बाद सबसे ज़रूरी है सॉफ्टवेयर, आपके पास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। इसके बाद है ई लर्निंग। ई लर्निंग ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एजुकेशन और लर्निंग। ये एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसी लर्निंग है जिसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उसको सपोर्ट करता है ये। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्लांट टीचिंग डेट यूजेज अ वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़, है ना। ये कई सारी अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो टीचिंग मेथड या टीचिंग प्लांट किया गया है उसी को हम ई लर्निंग कहते हैं। इसमें इंटरनेट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज़ किया जाता है टू रीच द लर्नर्स, लर्नर्स तक पहुंचने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यहाँ पर हम कई सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। यूजेज ऑफ ई लर्निंग।
क्या है यूजेस? स्कूल आर यूजिंग ई लर्निंग्स इन अ बिग वे इन CBT। CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग या टीचिंग, है ना, एंड मल्टीमीडिया बेस्ड क्लासरूम। तो स्कूल्स में ई लर्निंग का यूज़ किया जाता है CBTs के थ्रू, या फिर वो मल्टीमीडिया बेस्ड क्लासरूम्स को बनाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ यूज़ ई लर्निंग टू इनेबल द डिस्टेंस लर्निंग मेथड। यूनिवर्सिटीज़ में ई लर्निंग का यूज़ किया जाता है जिससे वो डिस्टेंस लर्निंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब घर बैठे ही बच्चे जो हैं अपना पढ़ाई, अपना कोर्स, अपनी यूनिवर्सिटीज़ की जो भी क्लासेस हैं उनको वो अटेंड कर सकते हैं। कंपनीज डेट इज़ टू डिलीवर ट्रेनिंग कोर्सेज टू द एम्प्लॉयज़। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी कंप्यूटर ई लर्निंग के थ्रू ही वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद है ई बैंकिंग। देखिए वीडियो को शेयर करते जाइएगा, बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए भी, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों का भी भला हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर, कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग, शेयर करते रहिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए ई बैंकिंग देखते हैं। ई बैंकिंग क्या होता है? ई बैंकिंग क्या है? देखिए ई बैंकिंग इज़ अ टर्म यूज फॉर ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग को ही हम ई बैंकिंग कहते हैं। इट अलाउ कस्टमर्स टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑन अ सिक्योर वेबसाइट। इससे हम जो भी कस्टमर्स हैं, हम लोग ही कस्टमर्स होते हैं वैसे तो, है ना, तो हम लोग सभी क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर वेबसाइट के थ्रू हम कंडक्ट कर सकते हैं, उसको हम डन कर सकते हैं। ठीक है, अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी को हम कर सकते हैं। These websites are normally operated by their banks और क्रेडिट यूनियंस। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं वो बैंक ही इसको ऑपरेट करता है। देखिए कई सारे फेक्स भी वेबसाइट्स बना लिए जाते हैं, लेकिन अपने बैंक की ही ऑफिशियल वेबसाइट्स का यूज़ करना चाहिए अपने ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करने के लिए। फीचर्स क्या है? देखो हम इसमें कोई भी ट्रांजैक्शनल वर्क कर सकते हैं, नॉन ट्रांजैक्शनल वर्क कर सकते हैं, या फिर कोई पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोर्ट अगर हमको चाहिए तो उसका भी हम यहाँ से यूज़ ले सकते हैं। देखिए इसके बाद है ई शॉपिंग। बहुत ही आसान टॉपिक है, वो सभी इसको जानते भी हैं। ई शॉपिंग क्या होता है? तो ई शॉपिंग देखिए, प्रोसेस ऑफ द शॉपिंग ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड द ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। कोई भी शॉपिंग जो हम ओवर द इंटरनेट करते हैं उसी को हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देखिए इसमें दोनों ही चीज़ की बात हो रही है, प्रोडक्ट्स की भी और सर्विसेज की भी, है ना। इसमें दोनों ही चीज़ आ जाती हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का हम परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। गुड्स कैन बी ऑर्डर्ड, सोल्ड और परचेज, है ना। गुड्स को हम सोल्ड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। द पेमेंट हैज़ टू बी मेड थ्रू सिक्योर ट्रांजैक्शन और कैश ऑन डिलीवरी। इसमें हम कैश को किसी भी मेथड से पे कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सिक्योर ट्रांजैक्शंस, मतलब ऑनलाइन पेमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं सिक्योर वेबसाइट के साथ। तो इसमें कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल अमेजन, फ्लिपकार्ट, हम दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, सर्विसेज को ख़रीदने के लिए, एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद है ई गवर्नेंस, मतलब ये गवर्नमेंट की कुछ फीचर्स या फिर कुछ जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको लेने के लिए हम ई गवर्नेंस का यूज़ करते हैं। ये गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ में इसको इंक्लूड किया है। देखते हैं क्या होता है। देखिए ई गवर्नेंस इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिटिकल, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या पॉलिटिकल, सोशल या एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को आपस में लिंक किया है ना। और इसी को क्या बनाया है, ई गवर्नेंस बनाया है। ई गवर्नेंस इज़ द यूज़ ऑफ मॉडर्न इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। ई गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती है, और इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स इट्स इफ़ेक्टिवनेस, और वो उसके इफ़ेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर लेता है। गवर्नमेंट अपने इफ़ेक्टिवनेस या एफिशिएंसी या सर्विस डिलीवरी या प्रमोट डेमोक्रेसी, इन सभी का यूज़ करती है ना। इसका वो प्रमोट करती है, और किसका यूज़ करके,
किसका यूज़ करती है, ICT का, है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो अपनी जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी उसके सर्विसेज हैं, उन सभी को प्रमोट करती है। कुछ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं उनकी यहाँ पर वेबसाइट्स दी गई हैं, जैसे www.india.gov.in, www.nceg.gov.in ना, अलग अलग आज के टाइम पर भी कुछ और अलग हो सकती हैं। तो इन सभी मतलब हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो अभी हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो उनको हम अब डायरेक्ट इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, उन पॉलिसीज़ का हम यूज़ ले सकते हैं, उनका हम अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ई गवर्नेंस, बहुत ही आसान टॉपिक है। ई गवर्नेंस मीन्स टू मेक रिजर्वेशन बाय द इंटरनेट, यू कैन चेक द अवेलेबिलिटी शीट्स इन बस, ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स, बुक टेबल इन रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। और आप किसी भी जगह, चाहे वो ट्रेन में हो, बस में हो, रेस्टोरेंट में हो, एयरक्राफ्ट में हो, है ना, कहीं पर भी अपना ऐसे आप मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पर मूवी थिएटर्स में भी हम क्या करते हैं, प्री बुकिंग कर देते हैं अपने सीट्स की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ई रिजर्वेशन कहते हैं। जहाँ हमने कोई पहले से ही अपनी सीट को रिजर्व करा दिया हो तो इसे हम ई रिजर्वेशन बोलेंगे। वो किससे होता है, बाय यूजिंग द इंटरनेट, हम इंटरनेट के यूज़ से ही उसे हम पॉसिबल कर सकते हैं। इसके बाद है सोशल नेटवर्किंग। सभी जानते हैं सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स, मतलब ऑनलाइन कम्युनिटी होती है इंटरनेट यूज़र्स की, जो आपस में क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कई सारे हॉबीज़ को, या फिर जो सेम रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं या पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। दिस सोशलाइजेशन में इंक्लूड रीडिंग द प्रोफाइल पेजेस ऑफ अदर मेंबर्स एंड पॉसिबली इवन इंटरेक्ट विद देम। इसमें क्या होता है कि ये जो भी सोशल नेटवर्किंग यूज़र्स होते हैं या जो भी यूज़र्स होते हैं, वो यूज़र्स अपने दूसरे यूज़र्स के या दूसरे मेंबर्स के प्रोफाइल पेज को चेक कर सकते हैं, उसमें उनके इंटरेस्ट को भी देख सकते हैं। कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स यहाँ दी गई हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है ना, ये कुछ सोशल, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये बहुत ज़रूरी है, गाइडलाइंस का पता होना कि कैसे हम कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट को कैसे यूज़ करें। सबसे पहले तो एज रिक्वायरमेंट, इसकी हमें एक एज होती है ना, मिनिमम आप 15 मान सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर छोटे बच्चे भी इन सभी नेटवर्किंग साइट को यूज़ करते हैं, है ना। 13, 14, 15 की एज के बच्चे भी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है इसमें। पासवर्ड होता है कि आपको जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपका करेक्ट होना चाहिए। पासवर्ड को लिखने का तरीका भी होता है। पासवर्ड लिखने का तरीका क्या है, देखिए पासवर्ड में कई सारे कैरेक्टर्स का हम यूज़ करते हैं। मिनिमम आपको ये बोलता है, चलिए देखते हैं, इसमें मिनिमम ये बोलता है कि पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड कितना होना चाहिए, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 8 कैरेक्टर्स भी मिनिमम, है ना, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, आप 8 से ज़्यादा रख सकते हैं। कैसे, इसमें आप कैपिटल अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे, कोई भी स्पेशल सिंबल ले सकते हैं, ठीक है। नंबर्स का यूज़ करेंगे 0, 1, 2, 3, है ना, कोई भी, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि ये पासवर्ड फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो पासवर्ड को बनाने के लिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, है ना, स्पेशल सिंबल्स, नंबर्स, इन सभी का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पासवर्ड का भी रखेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं करते हैं फेसबुक या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, या फिर आपका एड्रेस हो सकता है घर का, ठीक है। पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोस भी आप शेयर ना करें, इससे कोई भी उन पिक्चर्स या इन वीडियोस का
मिसयूज़ कर सकता है। ऑनलाइन फ्रेंड्स आप बनाते हैं, अच्छी बात है। ऑनलाइन फ्रेंड्स में आपको ये चेक करना है कि ये फ्रेंड्स जेन्युइन हैं या नहीं, है ना। ये फ्रेंड्स जेन्युइन हैं या नहीं। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशंस के बारे में, फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस के बारे में अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, है ना। कई बच्चे होते हैं छोटे एज के हैं, उन्हें अपना शौक़, अलग ही शौक़ होता है कि अपने पेरेंट्स को इन सब में वो इंक्लूड नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पेरेंट्स उनको इस सब के लिए मना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स को भी यहाँ पर आपको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे वो आपके सोशल नेटवर्किंग का जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें वो आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, है ना। इसमें एक बुलिंग होता है। बुलिंग बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हम अपनी रियल लाइफ में किसी भी पर्सन को अच्छा भला बुरा कह देते हैं, है ना, तो उसकी लाइफ पर उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। सेम आपका ये ऑनलाइन बिहेवियर होता है, जिसमें आप किसी भी पर्सन को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उसी से कुछ बैड नहीं बोल सकते, कुछ गलत नहीं कह सकते ना, धमका नहीं सकते, उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते आप। तो इन सभी से बचने के लिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने पेरेंट्स को भी आप इन सब के बारे में बता सकते हैं, है ना। अननेसेसरी आप किसी को मैसेज सेंड नहीं करेंगे, है ना। तो ये सभी बातें इसमें बुलिंग में आ जाती हैं। तो बुलिंग है, हरासमेंट है, आप किसी भी एक पर्सन को बार बार मैसेज करके परेशान कर रहे हैं या नेसेसरी उसकी वीडियोस को, ऑडियोज़ को, है ना, शेयर कर रहे हैं, तो ये सभी आपका बुलिंग में ही आ जाता है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। ऑनलाइन फ्रेंड्स से ज़्यादा बात नहीं करनी है। ऑनलाइन फ्रेंड्स से अच्छी बात है आप, लेकिन उससे पर्सनली मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे। पर्सनली मीटिंग में आप उसको नहीं ले सकते, है ना। तो इन सब थोड़ी बातों को हमको ध्यान रखना होता है किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करते टाइम, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, सभी शेयर करिएगा, है ना, बहुत ही ज़रूरी है शेयर करना। सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसे ही वीडियोज़ आपको अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। चैनल का नाम है स्टडी एरा कोचिंग क्लासेस, है ना, स्टडी एरा कोचिंग क्लासेस, ये इस चैनल का नाम है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। Again, wish you a very happy Holi to all of you. Okay, thank you.